हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, मगध साम्राज्य। आज मैं हिस्ट्री की पहली क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हमारी क्लास का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मगध साम्राज्य का। माय डियर फ्रेंड्स, मगध एक ऐसा साम्राज्य रहा है, मगध एक ऐसा जनपद रहा है, महाजनपद रहा है जिसके बारे में काफी सारी पौराणिक कथाएं हम महाभारत के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसा कि महाभारत काल की अगर बात करते हैं तो महाभारत काल के अंदर हम जरासंध के बारे में पढ़ते थे कि मगध पर जरासंध शासक करता था। भद्रबाहु ने जो है इसकी स्थापना की थी और जरासंध, उसका पुत्र जरासंध जो है काफी विख्यात शासक हुआ। और जैसा कि हम जरा नाम की राक्षसी के बारे में भी काफी कथाएं पढ़ते रहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भागवत के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण और भीम, अर्जुन तीनों वहां जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम जो है वो जरासंध की हत्या करता है। ये पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन आज की डेट में अगर बात की जाए मगध साम्राज्य के बारे में तो ऐतिहासिक प्रमाण उसके कोई नहीं मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार मगध का जो पहला शासक जो बनता है वो है आपका हर्यक वंश का राजा बिम्बिसार। तो आइए आज बिम्बिसार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आज का वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है जिसमें ओनली हम बिम्बिसार के बारे में पढ़ेंगे। आगे का बिम्बिसार के बाद उनका पुत्र जो अजातशत्रु रहेगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो आज हम जानते हैं कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहला शासक कौन रहा। तो सबसे पहला शासक जो रहता है वो रहता है आपका हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार का। बिम्बिसार एक बहुत ही कूटनीतिक, चालाक और शक्तिशाली शासक उभर के सामने आता है। उस समय जो था महाजनपदों में बटा हुआ था पूरा देश, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हमारा पूरा भारत देश की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर पूरा देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों में से अगर मैं बात करूं भारत के अंदर तो भारत देश में 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली उभर के सामने आता है जिसका नाम था मगध साम्राज्य। मगध वर्तमान में बिहार पटना के पास जो स्थित है, उस समय पर मगध उसे कहते थे। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्यक वंश के राजा बिम्बिसार ने इस वंश की नींव डाली थी, हर्यक वंश की नींव डाली थी और बिम्बिसार ने मगध की राजधानी को राजगृह बनाया था। सबसे पहले जो मगध की राजधानी बनाई थी बिम्बिसार ने, वो राजगृह को बनाया। बिम्बिसार ने राजा बनने के बाद में अपनी कूटनीति से साम्राज्य का काफी विस्तार किया। 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार राजा बनता है और 492 ईसा पूर्व लगभग तक इसने शासन किया था। साम्राज्य विस्तार की अगर बात करते हैं बिम्बिसार के बारे में तो इसका सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जो हुआ वो इसके वैवाहिक संबंधों के चलते हुआ। तो आइए देखते हैं इसके वैवाहिक संबंधों के बारे में। तो प्रथम विवाह इसने जो किया, शासक बनने के बाद में सबसे पहले ये सोचता था कि मुझे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, कैसे करूं, क्या करूं। इसके पास इतनी सशक्त सेना नहीं थी कि दूसरे राजाओं को परास्त करके ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो उस समय पर लिच्छवी जो राज था, लिच्छवी जो थे उस समय पर लिच्छवी काफी शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने आए थे। और लिच्छवियों के जो महाराज थे जिनका नाम था शासक शिवराज गोमांसा, अपने आप में बहुत ही बलवान शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने आए थे। तो लिच्छवियों के राजा गोमांसा को हरा करके लिच्छवी राज को जीतना ये बिम्बिसार के बस की बात नहीं थी। तो बिम्बिसार ने अपनी कूटनीति चला दी। और कूटनीति क्या थी? इसने बिम्बिसार के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। बिम्बिसार ने गोमांसा के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम इस विवाह के माध्यम से इन दोनों राज्यों को, मगध और लिच्छवी राज को एक करें और एक शक्तिशाली राज बनकर के पूरे देश पर राज करें या अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो यहाँ पर गोमांसा जी भी सोचते हैं, बोले बात तो सही है, क्योंकि मगध जो था उस समय पर 2-3 तरीके से, वैसे तो काफी सारी चीजें बोल सकते हैं आप, लेकिन 2-3 प्रमुख चीजें थी जिनकी वजह से बहुत ही ज्यादा उस समय का शक्तिशाली राज बन के सामने आया। सबसे पहली चीज अगर बात करें मगध के बारे में तो उस समय पर भौगोलिक स्थिति के रूप में मगध काफी सशक्त साम्राज्य कहलाता था। फसल बहुत अच्छी होती थी मगध के अंदर और जिसके कारण मगध में कोई धन धान की कमी नहीं थी, सब संपन्न थे। संपन्न राज मगध कहलाता था, शक्तिशाली भी था, पैसा भी काफी था। दूसरा, ज्यादातर राज्यों के रास्ते जो है मगध से भी गुजरते थे, इसीलिए भी मगध एक शक्तिशाली राज के रूप में उभर के सामने आया। तो लिच्छवियों ने भी सोच लिया, बोले ठीक है, इस बहाने कम से कम मगध के साथ मित्रता तो हो जाएगी, कर लेते हैं मित्रता, क्या ही बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर लिच्छवी के राजा गोमांसा ने अपनी पुत्री चेलन्ना का विवाह जो है
कर दिया बिंबिसार के साथ। चेलन्ना घर आ गई और साथ में दहेज में इसको मिलता है क्या, पूरा लक्ष्मी राज्य। और इस तरह से इसका जो साम्राज्य था वो आपका मगध से लेकर के लक्षद्वीप तक विस्तारित हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ समय बाद इसको राज्य का विस्तार और करना है, तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपने राज्य का और विस्तार करूं। तो दूसरा प्रस्ताव ये रखता है, कौशल नरेश प्रसेनजित जो थे, कौशल नरेश प्रसेनजित जो थे वो काफी शक्तिशाली राजा थे। तो इन्होंने कहा कि प्रसेनजित को जीतना भी आसान नहीं होगा, तो यही सेम प्रस्ताव इसने प्रसेनजित के सामने भी रखा। तो प्रसेनजित ने भी सोचा, बोले लिच्छवी और मगध दो एक हो चुके हैं, ये अपने आप में एक शक्तिशाली संगठन बन रहा है, अगर मैं इनके साथ नहीं मिलता हूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो प्रसेनजित भी सोचता है यार मेरी बहन तो है ही बड़ी, मुझे कहीं ना कहीं विवाह तो करना ही है, क्यों ना मैं इसी व्यक्ति के साथ कर दूं। तो प्रसेनजित भी अपनी बहन, पुत्री थी, प्रसेनजित की बहन थी, मैंने गलत लिख दिया, प्रसेनजित की बहन है। प्रसेनजित अपनी बहन महाकौशला की शादी जो है किसके साथ करता है, बिंबिसार के साथ करता है। महाकौशला से विवाह हुआ और इस विवाह के साथ साथ कौशल राज्य जो था वो भी आज मगध की सीमाओं के दायरे में आ चुका था। और इस प्रकार से मगध की सीमा निरंतर बढ़ती जा रही थी और हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। जब शक्तिशाली हो गया था, इसके बाद तीसरा प्रस्ताव रखता है मुद्र नरेश, यानी कि जो आज प्रेजेंट में पंजाब के नाम से जाना जाता है, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षमा से भी इसने विवाह करके पंजाब को भी, उस समय मुद्र नरेश बोलते थे उसको, मध्य राज को भी अपने साम्राज्य में ला लिया। और इस प्रकार से इसने बिना कोई युद्ध किए, बिना खून बहाए, बिना सैनिक हानि पहुंचाए आपका लिच्छवी को, कौशल को और मद्र को अपने साम्राज्य में ला दिया। तीन विवाह कर लिए भाई साहब ने। आप सोच सकते हो आज के टाइम पे व्यक्ति से एक विवाह मुश्किल है झेलना, और ये महान से 3 शादियां कर लेते हैं और अब भी इनका मन नहीं भरता। सोच के देखो। चलिए, चौथा विवाह इसका माना जाता है कि एक वैशाली की नर्तकी थी आम्रपाली, जो कि नृत्य किया करती थी, नाच गाना करती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा रूपमती स्त्री के रूप में इसको जाना जाता है। नाच गाने के साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि आम्रपाली जो थी भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी उपासिका रही हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध की उपासिका भी थी और आपकी नृत्यिका भी थी और दिखने में अच्छी भी थी। तो बिंबिसार का आ गया मन इनके ऊपर और बिंबिसार ने इनसे भी क्या कर लिया, प्रेम विवाह कर दिया, यानी कि शादी कर दी। आम्रपाली से बिंबिसार की शादी होगी भाई। अब सोच के देखो, 3 रानियां पहले से घर में बैठी हैं, ऊपर से एक और आ गई आम्रपाली। जब इसने आम्रपाली शादी की थी तब तक इसका एक पुत्र भी था, अजातशत्रु, शत्रुओं का शत्रु। अजातशत्रु की उम्र भी काफी हो गई थी, 20-25 साल की। अजातशत्रु देख रहा है कि पिताजी अभी भी प्यार करने में लगे हुए हैं, आज भी पिताजी को प्रेम सूझ रहा है, पिताजी आज भी विवाह करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, हमारा भी कभी नंबर आएगा, हम तो बूढ़े होकर मर जाए, राजा कब बने। तो ये क्या करता है कि प्लान करता है कि भाई मुझे ना राजा बनना है, कैसे भी करके मुझे राजा बनना है। और अपने राजा बनने का जो इसका लालच था उसमें ये इतना पागल हो जाता है कि ये अपने पिताजी की हत्या करने का प्लान कर लेता है कि मुझे अपने पिताजी को, अगर मुझे राजा बनना है तो अपने बाप को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इतिहास का ये एक ऐसा राजा, सबसे पहला राजा है जो पितृहंता के नाम से जाना गया। इसने अपने पिताजी की हत्या कर दी अपने राज्य को पाने के लिए। चलिए, बेसिकली इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन 3-4 विवाहों के बाद में इसने अपने साम्राज्य को काफी सशक्त और मजबूत बना लिया था। सशक्त और मजबूत साम्राज्य बनाने के बाद इसने सबसे पहले क्या किया, एक साम्राज्य पड़ता था इधर अवंती, जो आज मध्य प्रदेश में है, अवंती उज्जैन के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो अवंती के राजा उस समय थे चंद्रप्रद्योत। तो इसने अवंती पर ना आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब इसका राज थोड़ा मजबूत हो गया था। उधर से वैशाली आ गई, उधर से आपकी लक्ष्मी आ गए, उधर से आपका पंजाब आ गया। तो इसने शक्तिशाली सेना का संगठन किया और किस पर आक्रमण कर दिया, अवंती पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत काफी बलशाली और काफी खूंखार राजा हुआ करते थे। जैसे चंद्रप्रद्योत को पता चलता है कि हर्यक वंश के राजा जो है बिंबिसार ने आक्रमण कर दिया है, तो ये क्या करता है, अपने महल के चारों तरफ बारूद, क्या नाम है, धनुष्मान वाले जो सैनिक इसके हुआ करते थे उनको बिठा देता है छिपके,
और कुछ महल पे ऊपर जो मुड़ेली होती थी उसके चारों तरफ भी अपने को सैनिकों को लगा देता है और पूरी तैयारी के साथ बैठता, बोले आ मैं तुझे देखता हूँ। जैसे ही इसकी सेना जो है महल के करीब आती है, बिंबिसार की सेना, तो ये तीरों से सेना पे बौछार कर देता है और युद्ध, भयंकर युद्ध छिड़ जाता है दोनों के बीच में। युद्ध काफी लंबे समय तक चलता है और आखिर चंद्रप्रदोत जो है महल के अंदर होता है, ऊंचाई पर होता है और इसकी जो सेना है वो नीचे रहती है और बिल्कुल खुले मैदान में रहती है। तो ये युद्ध जो है बिंबिसार जीत नहीं पाता, इसको वापस चंद्रप्रदोत से हार का सामना करके वापस मगध लौटना पड़ता है। तो चंद्रप्रदोत से अवंती नहीं जीत पाया, ये सोच इसके लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद इसने क्या किया, सिंध के शासक रुद्रायन से मित्रता की और रुद्रायन से मित्रता करके और उसके शासन को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके कुछ समय बाद क्या होता है कि चंद्रप्रदोत जो है वो बीमार पड़ जाता है। चंद्रप्रदोत की तबीयत खराब हो गई, युद्ध में भी घायल हो गया था, वैसे भी कुछ समस्या आ गई। चंद्रप्रदोत इतना बीमार पड़ा कि उसने काफी सारे इलाज कराए, काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय में चंद्रप्रदोत की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस बात का पता चला आपके राजा बिंबिसार को, बोले भाई चंद्रप्रदोत मरने वाले, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे अपने मित्रता को कायम करने का। और ये क्या करता है, ये अपना, इसका एक राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक। अब ये जीवक कहां से आ गया, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसने वैशाली के नर्तकी आम्रपाली से विवाह किया था, प्रेम विवाह, उसी का पुत्र था जीवक। इसके प्रेम का नतीजा था जीवक। तो जीवक को इसने भेजा था तक्षशिला पढ़ने के लिए और जीवक ने डॉक्टरी की पढ़ाई की उस समय पर। आज के टाइम में बोलते हैं ना एमबीबीएस कर लिया बच्चे ने, उस समय इसने आयुर्वेद पढ़ा और बहुत अच्छा वैद्य बना। और उस समय हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि उस समय तो हिंदुस्तान जैसा कोई बेसिकली जो आज पर मैप देखते हैं वैसा नहीं था, क्योंकि पूरा देश जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो उस समय मगध साम्राज्य का अगर बोले तो मगध का एक बहुत अच्छा वैद्य जो है जीवक को माना जाता है। तो जब बहुत सारे वैद्य चंद्रप्रदोत के इलाज कर रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपका बिंबिसार क्या करता है, जीवक को भेजता है, बोले तू जा, तो जाकर के अवंती जा और अवंती के राजा चंद्रप्रदोत की इलाज कर और उसे ठीक कर। यहां से जीवक जाता है और जीवक कहां पहुंचता है, अवंती। बोलता महाराज को प्रणाम, मैं जीवक हूं और मैं ऐसे मगध से आया हूं, आपका इलाज करने के लिए मुझे भेजा बिंबिसार ने। चंद्रप्रदोत बोलता है कि वो मेरा दुश्मन है भाई, मेरा इलाज क्यों कराएगा, तेरा कोई भरोसा है, तो मुझे और कोई उल्टी सीधी दवा खिला के मार देगा। तो यहाँ पर जीवक प्रार्थना करता है, बोले महाराज ऐसा नहीं है, मैं वैद्य हूं और मेरा काम है आपका इलाज करना, आपको ठीक करना, मेरा विश्वास रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप ठीक हो जाए। तो यहाँ पर चंद्रप्रदोत इसको आज्ञा देता है और इस प्रकार से जीवक उनका इलाज करना प्रारंभ कर देता है। जीवक अपनी समस्त विद्या का प्रयोग करते हुए यहाँ पर चंद्रप्रदोत का इलाज करता है और कुछ ही समय में चंद्रप्रदोत जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है और एकदम ठीक हो जाता है। चंद्रप्रदोत ठीक हो गया, चंद्रप्रदोत ने ठीक होकर बहुत खुश हुआ और जीवक को बहुत सारी मुद्राएं दान में दी। उसने अपना जीवन बोला कि मेरा तो जीवन ही पूरा खत्म हो रहा था, तूने मेरा जीवन बचाया है, तू मांग मुझसे क्या मांगता है। तो चंद्रप्रदोत यहाँ पर उसको देने के लिए तैयार था, लेकिन जीवक बोलता है कि मैं तो वैद्य हूं, मैं क्या जानूं, मुझे तो राजा ने भेजा और मैं आपका इलाज करने आया, आप ठीक हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। चलिए, फिर भी यहाँ पर क्या करता है, चंद्रप्रदोत जीवक को एक पत्र देता है, बोले तू पत्र लेके जा और अपने महाराज को पत्र दे देना मेरा। जीवक एक पत्र लेके आता है और पत्र देता है बिंबिसार को। बिंबिसार ने पत्र लिया, पत्र को पढ़ते बिंबिसार खुश हो गया। पत्र में लिखा था कि महाराज आपने मेरी जान बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और इस एहसान का बदला मैं आपको चुका तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक वादा करता हूं कि आज के बाद जो अवंती है वो आपके अधीन रहेगी, मैं आपका मित्र बनूंगा और हम दोनों मिलकर के पूरे भारत पर राज करेंगे, यानी कि पूरे 16 महाजनपदों को जीत करके अपना बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और इस प्रकार से चंद्रप्रदोत जो है बिंबिसार के साथ में एक मित्रता का संगठन बना लेता है, या उनके जो मित्रता का संगठन जो था उसमें शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसने अवंती को भी अपना लिया, सिंध को भी अपना लिया। गंधार के राजा थे मुक्कुरगति, इनको पत्र भेजा तो इनको पता चला भाई इतने सारे राजाओं का संगठन बन गया तो मैं कहां लग रहा हूं, तो मुक्कुरगति भी इनके संगठन में शामिल हो जाते हैं। उस समय अंग प्रदेश जो था, अंग ने मना कर दिया था शामिल होने से, तो इन्होंने अंग पे आक्रमण कर दिया और अंग को जीत करके
युद्ध करके अंग को जीता और अंग को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग का राजा बनाया किसको? अजातशत्रु को। ये थी इसकी साम्राज्यवादी नीतियां, जो कि इसने कूटनीति से विवाह करके, कुछ मित्रता करके, कुछ युद्ध करके अपने जो है मगर छोटे से साम्राज्य को भारत का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर अजातशत्रु जो है इसको टेंशन हो जाती है, बोले पिताजी तो शादी पे शादी किए जा रहे हैं, मित्रता किए जा रहे हैं, साम्राज्य का विस्तार किए जा रहे हैं, हमें कब मौका मिलेगा राजा बनने का? अरे अब तो बूढ़े हो चुके हैं भाई, हमें भी मौका दो, हम भी 30-35 साल के हो गए, अब कब हम राजा बनेंगे, कब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये राज के लालच में जो है अजातशत्रु इतना पागल हो जाता है, और जबकि उन्होंने पता है अंग राज को जीत करके अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया था। किसने? बिंबिसार ने। लेकिन फिर भी इसका लालच कम नहीं होता और ये क्या करता है, प्लान करता है कि मुझे अपने पिता की हत्या करनी पड़ेगी, तभी मेरे पिताजी मुझे बैठने देंगे राज सिंहासन पर, अन्यथा मेरा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये क्या करता है, एक दिन अपने पिताजी से मिलने जाता है और उस समय पर अजातशत्रु भोजन कर रहे होते हैं आराम से बैठ के। क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। अजातशत्रु पहुंचा, बोले पिताजी पैर छूना चाहता हूँ। बोले बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, पुत्र का तो अधिकार है पिता के पैर छूना, आइए। जैसे ही अजातशत्रु जो पैर छूने झुकता है और वो उसको आशीर्वाद देने के लिए आराम से खड़ा है, वो अपने पीछे से कटार निकालता है और बिंबिसार के पेट में घोंप देता है। बोले पिताजी बहुत कर लिया आपने राज, अब आप जाइए, क्योंकि अब हमारी बारी है, अब हम राज करेंगे। और इस प्रकार से ये क्या कर देता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है। बिंबिसार की हत्या कर दी किसने? अजातशत्रु ने। इसीलिए अजातशत्रु को इतिहास के अंदर पितृहंता की उपाधि से नवाजा गया है, एक पितृहंता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने अपने राज का विस्तार किया। 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका शासन चलता है। करीब करीब 43 साल तक इसने अपना राज चलाया था। गौतम बुद्ध के समकालीन था, भगवान गौतम बुद्ध को बहुत मानता था, उनकी काफी सारी सीखों से इन्होंने काफी सारे कार्य भी किए थे, जनता की भलाई के लिए भी काफी सारे कार्य किए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी इसने कई बार करवाई थी। वो दान दक्षिणा भी दिया करता था बौद्ध भिक्षुओं को। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था ही, उसके साथ साथ ये वैष्णव धर्म का भी अच्छा अनुयायी था, उसको भी ये मानता था। तो इस प्रकार से जीवन रहा आपके बिंबिसार का। तो ये था आज का टॉपिक हमारा बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या के बाद इसका बेटा राजा बनेगा अजातशत्रु, इसके बारे में जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा और इसी प्रकार से इस चैनल पर मैं लगातार इतिहास की वीडियो आपके सामने लेके आता रहूंगा। इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, एक एक करके 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग सीखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सकेगी। थैंक यू सो मच।